Hey, मेरा नाम है नमन एंड आई एम CEO एंड co-founder ऑफ टेक्योन। तो किसी भी स्टार्टअप की स्टार्टिंग जर्नी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज़ होती है? आइडिया। आइडिया क्योंकि अगर आइडिया अच्छा नहीं होगा ना तो कुछ आपके साथ ऐसा होगा। बहुत गंदा है, उंगलियों के निशान भी है, लिपस्टिक भी है। सो शार्क्स, ये है मेरा सोल्यूशन, डिप्लाइन ड्रिंकिंग शील्ड। योर लिप्स इज नॉट टचिंग द ग्लास डायरेक्टली। और बदले में इन्वेस्टर्स पता क्या बोलेंगे आपको? ये क्या कर रहे हैं यार तू? मतलब आप क्या बहुत ज्यादा पीते हो क्या? मतलब ये आइडिया भी आपके दिमाग में आया कैसे? तो एक अच्छा आइडिया इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि अगर आइडिया अच्छा नहीं हुआ ना तो ना कंज्यूमर्स आपको खरीदेंगे ना इन्वेस्टर्स आपके अंदर इन्वेस्ट करेंगे। तो देखो यार, आइडिया सेलेक्ट करना ना कोई आसान और बच्चों का खेल नहीं है। आपको क्या लगता है कि कोई भी बंदा उठता है सुबह और हल्का वल्का होने जाता है बाथरूम में और वहाँ मस्त आइडिया प्लान करता है एंड उसके दिमाग में एक ही बात आती है, अब यार इसको सॉल्व कर दिया ना तो बस करोड़पति बन जाऊँगा। अब यार बस क्या बोलूँ यार, दुनिया बदल दूंगा मैं तो। नहीं बेटा, दुनिया नहीं, अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर डालोगे आप। तो देखो यार, आइडिया सेलेक्ट करना ना एक पूरा प्रोसेस है। तो उस प्रोसेस को कैसे किया जाए? तो यार सिंपल है। सबसे पहली बात, एक अच्छा स्टार्टअप वही होता है जो एक बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हो सकता है वो किसी के लिए प्रॉब्लम ना हो सकता है वो किसी के लिए प्रॉब्लम हो, लेकिन वो बड़ी होनी चाहिए। जैसे कि ओयो, ओला, जोमेटो, ये सब एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। लेंसकार्ट, भारत पे, ये भी। तो यार इसलिए ये आज के डेट पे इतने बड़े स्टार्टअप बन पाए हैं क्योंकि ये एक बड़ी संख्या के अंदर जितने भी लोग थे ना, पॉपुलेशन थी, उनकी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। बट कुछ ऐसे स्टार्टअप्स भी होते हैं जो बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाते हैं, वो स्केलेबल नहीं होते हैं। एंड दूसरी बात, किसी भी स्टार्टअप के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है स्टार्टिंग डेज में ही, मतलब उसके आइडिएशन स्टेज के अंदर ही एक अच्छा आइडिया सेलेक्ट करना, ताकि वो बाद में अच्छे से एग्जीक्यूट कर सके। नहीं तो बाद में ना भैया आप डोलते रह जाओगे। एंड ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इन्वेस्टर्स जब देखते हैं ना कि आपके आइडिया में दम है या नहीं, तो वो इसी स्टेज से निर्भर करता है। तो देखो यार, अब मेरे जैसे कुछ लोग भी होते हैं जो डेली लाइफ में ऐसी कोई प्रॉब्लम फेस करते नहीं है जिसकी वजह से उनको एक माइंड ब्लोइंग आइडिया आए। तो क्या करें हम? काम करना छोड़ दें क्या? नहीं। तो यार देखो, अगर मार्केट में आप जाओगे ना तो हो सकता है कि आप वो प्रॉब्लम फेस ना कर रहे हो लेकिन दूसरे लोग कर रहे हो। तो अभी के अभी ना गूगल पे जाओ, एक बड़ी सी प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखो कि आम तौर पे लोगों को क्या प्रॉब्लम आ रही है, रिसर्च करो। फिर उसके बाद है ना टोटल में 10 ऐसे स्टार्टअप के आइडियाज़ लिख डालो किसी भी नोटबुक पे, ब्लैक बोर्ड पे, जो भी आपके पास है, वहाँ पे लिख के ना ये चेक करो कि इन स्टार्टअप्स के अंदर इनोवेशन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। किस बैकग्राउंड से आप बिलोंग करते हैं, कि आपका जो प्रीवियस स्टडीज़ है या फिर जो आपकी नॉलेज है वो इस स्टार्टअप के अंदर काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकती हैं। तो उसमें से आप कुछ 5 स्टार्टअप पे पहुंचेंगे, तो उन बाकी के बचे हुए 5 स्टार्टअप को कूड़ेदान में फेंक दो। अब आगे 5 में से 3 ऐसे स्टार्टअप सेलेक्ट करो जिसमें आपको लगता हो कि नहीं यार, ये एक अच्छा खासा मार्केट एक्वायर कर सकती है। इसके लिए क्या ज़रूरी होता है? टैम, यानी टोटल एड्रेसेबल मार्केट। तो देखो यार, टैम है ना बहुत बड़ा सब्जेक्ट है एंड बहुत बड़ा टॉपिक होने के कारण यार एक छोटी सी वीडियो में मैं उसको बता नहीं सकता। उसके लिए एक अलग से वीडियो ज़रूर आएगी, लेकिन फ़िलहाल मैं इतना बता देता हूँ कि टैम ही रिस्पॉन्सिबल होता है आपकी हेल्प करने के लिए। अगर आप किसी इन्वेस्टर के पास जाते हैं ना और आपको अगर उनसे बदले में कॉल नहीं आ रहा, तो एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है कि आपका जो टैम है ना, जो आपका मैथमेटिक्स है टैम को कैलकुलेट करने में, वो इतना अनरियलिस्टिक है ना कि वो पीछे पीछे आपके हंसते रहते हैं। इसलिए टैम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो यही आइडिएशन स्टेज का काम होता है कि आपकी इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। स्टार्टिंग के टाइम पे जब आप रिसर्च करते हैं ना, तो आप यही देखते हैं कि आपकी टारगेट ऑडियंस कौन सी है। अब यार मैं अगर इंडिया की बात करूँ ना, तो इंडिया का कंज्यूमर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है और हमारी जो कंज्यूमर की डाइवर्सिटीज़ है ना, वो भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। अगर मैं इस पिरामिड की बात करूँ ना, तो सबसे टॉप पर पता है कौन बैठते हैं? ऑफकोर्स अपर क्लास लोग, फिर उसके नीचे अपर मिडिल क्लास, फिर मिडिल क्लास, फिर लोअर मिडिल क्लास एंड देन लोअर क्लास। अब ज़्यादातर जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो किस चीज़ों को टारगेट करते हैं, किन सेगमेंट में टारगेट करते हैं? वो करते हैं अपर मिडिल क्लास में, लोअर मिडिल क्लास में एंड मिडिल क्लास में। आमतौर पे क्या होता है ना, जो लोअर क्लास होता है ना, वो इतना एजुकेटेड नहीं होता और उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो ज़्यादातर इन प्रोडक्ट्स को यूज़ कर सके।
एंड जो अपर क्लास लोग होते हैं ना, उनकी संख्या थोड़ी कम है इंडिया में। ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ी कम है कंपेयर टू देम। इसी वजह से उनका जो मार्केट है वो बहुत छोटा है और वो अच्छी तरह स्केलेबल नहीं हो सकता, क्योंकि आप जितने भी स्केलेबल स्टार्टअप्स को देखेंगे ना, वो हमेशा हमेशा टारगेट करते हैं मिडिल क्लास लोगों को, क्योंकि वो उनके प्रोडक्ट को यूज़ भी कर सकते हैं एंड उनकी संख्या दुनिया में ज़्यादा भी होती है। इस वजह से आइडिएशन स्टेज के अंदर आपको ये पता लगाना होता है आइडियाज़ के थ्रू कि आप किस सेगमेंट को टारगेट कर सकते हैं। अब हो सकता है वो B2B हो सकता है वो B2C हो सकता है वो D2C हो। अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखी तो मैंने इसके बारे में कंप्लीटली बता रखा है, तो आप जाइए, आई बटन के ऊपर मैंने दे रखा है, वीडियो को चेकआउट कीजिए। तो अब आते हैं आगे। अब आपने ये आइडिया सेलेक्ट कर लिया, देख लिया, 3 आइडिया के आपस पहुंच गए। अब उसके बाद क्या? उसके बाद एक ऐसा आइडिया देखिए कि जो आपको लगता है कि ये सबसे बेस्ट रहेगा। उस आइडिया को सेलेक्ट करने के बाद अब उस पर काम कीजिए। और हाँ, हमेशा ये याद रखिएगा कि वो जो आपका पहला आइडिया आपने सेलेक्ट किया ना, हो सकता है वो आपका फाइनल आइडिया ना हो। एंड ये रूल है किसी भी बिजनेस का, क्योंकि पहला प्रोडक्ट कभी भी फाइनल प्रोडक्ट नहीं होता। हो सकता है वो बाद में चेंज हो जाए, या फिर हो सकता है कि जो आपने पिछले कोई भी स्टार्टअप जो आपने उठा के फेंक दिया ना, उस आइडिया को आप दोबारा से ध्यान दें और उस पर काम करें। अब आपने आइडिया सेलेक्ट कर लिए, अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? आपका नेक्स्ट स्टेप होगा उस आइडिया को देखकर कि उसमें किस किस स्किल्स की रिक्वायरमेंट है वो आपको सीखनी पड़ेगी। अब देखो यार, अगर मैं अपनी बात करूँ ना, तो मैं फिजिक्स बैकग्राउंड से आता हूँ। इस वजह से जब मैंने इस स्टार्टअप में घुसाना, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के स्टार्टअप में, तो मेरे लिए बहुत ईजी था, क्योंकि मुझको एक फिज़िक्स की बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी कि किस तरीके से क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट काम करते हैं, किस तरीके से व्हीकल की फिज़िक्स काम करती है, किस तरीके से ब्रेकिंग सिस्टम काम करता है। तो इन सब का मुझको एक कहीं ना कहीं नॉलेज थी। मैंने बस इनको रिफ़ाइन किया, एक्सपेरिमेंट्स करके, लर्निंग लेके, रिसर्च करके। बट हो सकता है यार कि आप बिजनेस बैकग्राउंड से हो या फिर किसी आर्ट के बैकग्राउंड से हैं एंड आपको कोई टेक स्टार्टअप करना है, या फिर आप टेक बैकग्राउंड से जिसको एक नॉर्मल सी कोई ऐसा स्टार्टअप चूज़ करना है जिसमें कोई इतने टेक्नोलॉजी का खास यूज़ नहीं होता। अब देखो यार, कुछ स्किल्स ऐसी हैं जो बेसिक्स है और वो हर स्टूडेंट को और हर एंटरप्रेन्योर को सीखनी ही पड़ेगी, जैसे कि प्रेजेंटेशन देना, या फिर एक्सेल शीट का इस्तेमाल करना, या फिर आपको अगर कोडिंग, मान लीजिए अगर मैं कोडिंग नहीं आती है, देखो यार ज़रूरी नहीं है आप कोडिंग सीखिए, लेकिन अगर बेटर होगा कि आप थोड़ा बहुत उसका आइडिया ले लीजिए। क्योंकि अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे को कोडिंग में कोई मैं मास्टर नहीं हूं मेरे को, लेकिन हर लैंग्वेज इंटरमीडिएट लेवल तक आती है। एंड ये मैंने लॉकडाउन में सीखी थी, जिस वजह से क्या हुआ कि अब मुझको कोई भी ना बेवकूफ़ नहीं बना सकता। मुझे मालूम है किस काम को कितना टाइम लगेगा। अगर वो काम वो बेचारा नहीं कर पा रहा है मेरा टीममेट, तो हो सकता है मैं उसकी हेल्प कर सकूं उस चीज़ के अंदर। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको ये सीखना पड़ेगा, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें हैं जो मैंने आपको पहले बताया था ना, पावर पॉइंट, एक्सेल शीट, एंड अपने आप को सबसे बड़ी बात कन्वे करना, दूसरों के सामने रिप्रेजेंट करना, अपने पर्सनल डेवलपमेंट स्किल्स को इन्हेंस करना, ये आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और इसका कारण क्यों है और इससे क्या फ़ायदा मिलेगा आपको? देखो यार, जब आप एक स्टार्टअप में घुसते हो ना, तो आप में ना एक कॉन्फिडेंस चाहिए होता है कि आप दूसरों को कन्विंस कर सको कि यार हमारा स्टार्टअप जो है ना वो दुनिया बदल सकता है, या फिर वो इस गोल को अचीव कर सकता है। अब यार वो कैसे आएगा? वो आएगा अपनी स्किल्स को इन्हेंस करके, क्योंकि अगर आपके अंदर अपने अंदर ही कॉन्फिडेंस नहीं है ना, तो आप दूसरों को कन्विंस कर ही नहीं सकते। अब देखिए यार, टीम बिल्डिंग जो होती है ना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है किसी भी स्टार्टअप के लिए, क्योंकि आप अकेले सब कुछ नहीं कर सकते। एंड इन स्किल्स की वजह से ना आप दूसरों को कन्विंस कर सकते हैं। अब यार देखो, तुम अपने ही लेवल के बच्चों को या फिर अपने ही लेवल के टीममेट्स को कन्विंस नहीं कर सकते, तो क्या यार आप इन्वेस्टर को खाक करोगे? वो हंसेंगे आप लोगों पे। अब आपने आइडियाज़ भी सिलेक्ट कर लिए और उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से स्किल्स भी सीख ली। अब उसके बाद क्या? उसका नेक्स्ट स्टेप है टीम बिल्डिंग। टीम बिल्डिंग यार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी स्टार्टअप के लिए। एंड इन्वेस्टर देखो यार, 2 ही चीज़ों पे पैसा लगाता है, पहला आपके आइडिया पे, दूसरा आपकी टीम पे। अगर उसको टीम पे भरोसा नहीं है ना, तो आइडिया कितना ही अच्छा हो, कभी उस पर पैसा नहीं लगाएगा, या फिर इक्विटी ज़्यादा ले लेगा। और अगर उनको पता है ना कि आइडिया कमज़ोर है, ठीक है काम चला सकते हैं, लेकिन टीम अच्छी है, तो यार इन्वेस्टर्स आपके ऊपर सामने से पैसा देंगे। इसलिए अच्छी टीम बिल्ड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एंड हाँ, मैं आपको एक साफ सीधी बात बता दूं, कभी भी अपने बेस्ट फ्रेंड को या फिर जो आपके क्लोज फ्रेंड्स होते हैं ना, उनको अपना टीम मेट या फिर अपना CTO या फिर CFO कुछ कभी भी मत बनाना। इसका रीज़न मैं आपको आने वाली वीडियो में दूंगा, लेकिन
कभी भी उनको मत बनाना अपने साथ, ठीक है। इसका एक अच्छा खासा रीज़न है, मैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो यार देखो, संक्षिप्त में इतना ही था कि आइडिएशन स्टेज होता क्या है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, नहीं अच्छी लगी तो मैं बोलूँगा डिसलाइक कीजिए। और हाँ, कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको क्या लगता है कि किस टॉपिक पे मुझे और आगे वीडियो बनानी चाहिए। और कोई भी अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं हर कमेंट का जवाब देने की ट्राई करूँगा। एंड अगर आप मेरे साथ इस लर्निंग में बने रहना चाहते हैं एंड मेरी आने वाली वीडियोस को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मैं बोलूँगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लीज़ उस बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो यार, आपने मेरी वीडियो देखी, ये जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।